आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े सभी पहलुओं की। मसलन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए आदि। इसके अलावा इस बात के बारे में भी जानेंगे कि इनकम टैक्स विभाग ने आपका टैक्स काट लिया है तो इसका टीडीएस रिफंड कैसे क्लेम करें कि फटाफट आपको आपका पैसा मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 जुलाई को एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी देते हुए टैक्स पेयर से पूछा है कि क्या आपने अब तक अपना रिटर्न भरा या नहीं। आयकर विभाग ने कहा है कि नौकरी पेशा लोगों और जिनकी इनकम ऑडिट योग्य नहीं है उनके लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी सलाह दी कि ऐसे में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह काम आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। दरअसल कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कई बार बदलाव देखने को मिला था। इस वजह से कई लोगों को लग रहा था कि हो सकता है इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ जाए। अब जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का सिलेक्शन करना चाहिए। डिलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती राउते ने ऑनलाइन वेबसाइट मनी कंट्रोल से कहा है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 में आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बार बार एक शब्द असेसमेंट ईयर का जिक्र देखने को मिलेगा। असेसमेंट ईयर का मतलब उस साल से है जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस साल आप असेसमेंट ईयर 2022-23 का रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन यह रिटर्न वित्त वर्ष 2021-22 में हुई आपकी इनकम के लिए होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने आईटीआर के 7 फॉर्म नोटिफाई किए हैं। इनमें आईटीआर 1 से आईटीआर 4 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए हैं। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई फॉर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल करदाता हैं और नौकरी करते हैं, आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स का सहज फॉर्म 1 का चुनाव करना होगा। पेंशन पाने वाले लोगों को भी यह फॉर्म भरना होगा। अगर बैंक की एफडी है और इस पर ब्याज मिलता है और घर के किराए से इनकम होती है तो भी यही फॉर्म आपको भरना होगा। आपकी सैलरी के अलावा अगर किसी दूसरे सोर्स से इनकम है तो आपको आईटीआर 2 का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि आपको कैपिटल गेन्स, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम, फॉरेन इनकम और बिना लिस्ट हुए शेयर से होने वाली इनकम आदि। इसके अलावा जिनकी आय 50 लाख से ज़्यादा है, मतलब बिजनेस वगैरह से इनकम है और ऑडिट कराना ज़रूरी है, उनके लिए आईटीआर 3 है। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पहले तो सभी लोग नोट कर लें, 31 जुलाई है। ये 31 जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए है, मतलब अगर व्यक्तिगत करदाता आप हैं और आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, मतलब आपकी टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं जाती है, तब ये लिमिट है। उस थ्रेशोल्ड लिमिट पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो बिजनेस वालों के लिए अप्लाई करती है। पर 31 जुलाई है। ये सच है कि पिछले 1 साल नहीं, पिछले 2 साल से तारीख पे तारीख वो सुनने को मिलता था इनकम टैक्स रिटर्न में भी। पहले इतनी बढ़ा दी गई, फिर इतनी बढ़ा दी गई, बल्कि जब कोविड 2020 के बाद तो ये करीब 31 मार्च तक चली गई थी। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति अभी तक नहीं दिखाई दे रही है जो रिटर्न भरने की तारीख को एक्सटेंड करने पर सरकार को मजबूर करे। अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो रिटर्न फाइल करने में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, पर मैं संक्षेप में बता देता हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ समय खर्चा पानी पे कम होता है। पहले तो आप जो रिटर्न फॉर्म अपना चूज कर रहे हैं, खासकर जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन लोगों को अपना रिटर्न फॉर्म ठीक चूज करना चाहिए। फॉर्म नंबर 1 होता है जिसको सहज कहते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है और आपकी सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और एक किसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप इस सहज फॉर्म जो है वाकई में नाम जैसा बताता है, सहज है, आसान है भरने में, छोटा फॉर्म है, तो आपके लिए फॉर्म 1 है। अगर इसके अलावा आपकी सैलरी के अलावा 50 लाख से ऊपर इनकम है या कोई कैपिटल गेन वगैरह है, फिर फॉर्म 2 है। अगर आपकी छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं साथ में, वो भी आप दिखाना चाहते क्या दिखाना ही चाहिए, तो फिर फॉर्म 3 आ जाएगा। ऐसे प्रेजम्पटिव टैक्स में फॉर्म 4। तो पहली बात तो आप रिटर्न फॉर्म का चयन ठीक करें। दूसरा, ये ध्यान रखें कि जो भी आप डिडक्शन इनकम टैक्स में क्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं नौकरी पेशा का लेता हूं क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्कशन होता है तो मैं उदाहरण ही दूंगा। मान लीजिए आप हाउस रेंट क्लेम कर रहे हैं जिसको हम एचआरए मिलता है जिन लोगों को, उसके लिए आपको रेंट रिसीट देनी होती है। तो देख लीजिए कि रेंट रिसीट आपकी
जेन्युइन होनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयर को समय पर दी होनी चाहिए, और अगर टैक्स फालतू काट लिया है आपके एम्प्लॉयर ने तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप रिटर्न में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, बहुत लंबी लिस्ट में से पर जरूरी मैं उठा रहा हूं, वो ये कि एक आप अपना ऑनलाइन लॉग इन करके देखें, 26AS और AIS 2 फॉर्म आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे, जहां आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा होता है कि किस किस ने आपका टैक्स काटा, कौन से बैंक से आपका कितना ब्याज आया, उस पर कितना टैक्स कटा, आपने क्या ट्रांजैक्शन किया। आजकल तो AIS ऐसा एक जादुई स्टेटमेंट है कि आपने जो ट्रांजैक्शन आप भी भूल जाते हैं वो वहां पर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये देखिए कि आपकी रिटर्न उस 26AS और AIS से टैली होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको रिटर्न फाइल करने के बाद एक प्रेम पत्र आ जाएगा, जिसको नोटिस कहते हैं, 143(1)A में आ जाएगा, 142 में आ जाएगा, 143(2) में आ जाएगा, बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसके ऊपर सेक्शन लिखा होता है। तो इसलिए आप ध्यान से भरेंगे तो इसकी नौबत नहीं आएगी। जो भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उसकी आपके पास जवाबदेही, मतलब सपोर्टिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने किस आधार पर यह डिडक्शन क्लेम करी, तो आप उसका बड़ा सटीक जवाब दे सकें। आयकर विभाग ने घर बैठे भी ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा दी है। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR भरते समय टैक्स पेयर्स को बहुत सावधानी से फॉर्म भरने की जरूरत है, नहीं तो एक छोटी सी गलती से आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है। रिटर्न भरते समय एक बार बैंक अकाउंट डिटेल्स अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि ज़्यादातर केस में इसी वजह से लोगों को रिफंड नहीं मिल पाता है। बैंक खाता आधार से लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की कि अगर रिफंड आने में अटक जाए या देरी हो जाए तो करदाताओं को क्या करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करना ना भूलें। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें। जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। इसके बाद व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करें और आपके सामने स्क्रीन पर आपके लेटेस्ट ITR की डिटेल्स आ जाएंगी, जिसे सिलेक्ट करने के बाद आप ITR का स्टेटस देख सकते हैं। आइए टैक्स रिफंड में अटकने या देरी होने पर आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी सुनते हैं। जो लोग रिफंड क्लेम कर रहे हैं, जो लोगों का टैक्स, ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनका टैक्स कट फालतू जाता है, TDS जिसको बोलते हैं, TDS फालतू हो जाता है, और आपका असल में जो टैक्स बनता है वो कम हो जाता है अनेकों कारणों से। मतलब आपने कोई डिडक्शन ली, आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दी, आपने रिटर्न से TDS के अलावा वो डिडक्शन ले ली। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपका रिफंड समय से आए, तो पहला आप ध्यान रखिए कि 26AS में जो TDS दिख रहा है वो TDS ही आप अपनी रिटर्न में भरें। अगर आप डिफरेंट अमाउंट भर देंगे तो फिर रिफंड आपका अटक जाएगा। दूसरा, जो बहुत सारी मैंने देखा है करदाता गलती करते हैं, वो अपनी बैंक की डिटेल्स, क्योंकि रिफंड आपको पता है आजकल चेक वेक तो आता नहीं, सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो उस बैंक की डिटेल्स आप कृपया ध्यान से भरें। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपने बंद हुए अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स की डिटेल भरी होती है, पुराना भरा होता है, उसको अपडेट नहीं करते, अकाउंट नंबर चेंज हो गया होता है, अपना शहर बदल लिया होता है, वगैरह वगैरह। तो कोई भी बदलाव है अगर पिछले साल की परिस्थिति से, उसको आप अपने पोर्टल पे जाकर जरूर अपडेट करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रिफंड डिले हो जाएगा। और मान लीजिए सब कुछ ठीक करने के बाद, आपने सब कुछ ठीक किया, बैंक अकाउंट भी ठीक, 26AS भी ठीक, फिर भी आपका अगर रिफंड अटक रहा है, क्योंकि कई बार सरकारी तंत्र में जो कि पोर्टल है वहां से भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, डिले हो जाती है, तो ऐसे में आपके पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। तो अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो आप उसमें उस ऑप्शन को जाइए, रिफंड री इशू रिक्वेस्ट को दबाइए, तो आपका रिफंड आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता, मैं और एक रास्ता बता देता हूं, तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है पोर्टल पे जिसको हम कहते हैं ई निवारण, मतलब आपकी समस्याओं का समाधान के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। उस ई निवारण ऑप्शन को आप क्लिक करें, अपनी समस्या लिखें कि आपने ये भरी थी रिटर्न, या आपका रिफंड था, इतने दिन हो गए नहीं आया, आपने क्वेरी आई थी वो भी जवाब दे दी, जो भी आप कहना चाहते हैं आप उस पर कहें। और अब क्योंकि सारी प्रोसेसिंग डिजिटल है, पहले के मुकाबले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले के मुकाबले अब रिफंड जल्दी आता है, वो अब सालों का इंतजार नहीं होता, अब आपको 2, 4, 6 महीने में, साल के अंदर रिफंड आ जाता है। और बाकायदा मैं ये भी जानकारी दे दूं खर्चा पानी के सभी फॉलोअर्स को कि ब्याज समेत रिफंड आता है। ये तो हो गई इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी बातें। अब बात करते हैं एक और जरूरी मामले की। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और
NCA-ER की पूनम गुप्ता ने सरकारी बैंकों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में मोदी सरकार को सुझाव दिया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दशक में SBI को छोड़कर दूसरे सभी सरकारी बैंक हर पैमाने पर प्राइवेट बैंकों से पीछे रहे हैं। सरकारी बैंकों के कामकाज की लागत बढ़ी है तो उनके द्वारा दिया गया लोन भी डूबता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों के मुकाबले एसेट और इक्विटी पर कम रिटर्न हासिल किया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने हाल ही में खबर दी थी कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा नया बिल आगामी संसद सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के पारित होने के बाद सरकारी बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने का रास्ता सरकार के पास खुल जाएगा। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में अभी जो कानून कायदे हैं उसके मुताबिक सरकार को सरकारी बैंकों में अपनी कम से कम 51% हिस्सेदारी रखनी जरूरी है। इस बार संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो सकता है तो शायद इस मामले में गहमा-गहमी देखने को मिले। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं। इस थ्योरी में बिलीव करता हूं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। बैंक को चलाना या किसी सरकारी कंपनी को चलाना, अल्टीमेटली हम उसके प्रॉफिट देखते हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार को ये जो बिजनेस मेकिंग प्रोसेस है ना, इससे बाहर आ जाना चाहिए। सरकार का काम वेलफेयर करना है, लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, लोगों को सुविधाएं देना है, लोगों को सहूलियतें देना है। लोगों से मुनाफा कमाने का मुझे लगता है सरकार या सरकारी कंपनी को होना ही नहीं चाहिए। मैं इस पे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, शायद किसी का विचार इससे अलग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सही निर्णय है और उन अर्थशास्त्रियों के साथ मैं भी समर्थन करता हूं कि सरकार को इन बैंकों से, इतने सालों से जब ये नेशनलाइज हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का राज होता था, उस समय इनको नेशनलाइज किया गया था। तो हमने देखा कि इनके जो लॉस थे, घाटे थे, वो निरंतर बढ़ते गए। हालांकि मैं ये यहाँ पर बात कहना चाहूंगा कि पिछले करीब 1.5-2 साल में हमने इनके लॉस में सुधार देखा है। काफी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कोशिश करी है प्रॉफिट में आने की और लॉस से बाहर आए हैं, पर फिर भी इसका निजीकरण के बहुत सारे फायदे हैं। और आपके सवाल का सीधा सीधा मैं जवाब ढूंढूं तो वो इनके फायदों में है। क्या फायदा है? सबसे पहले तो एक कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी आ जाती है। एक दूसरे, आपने देखा होगा, आप लोगों के पास भी एक बैंक वाला आता है, दूसरा बैंक वाला आके कहता है हम आपको रिलेशनशिप मैनेजर देंगे, तीसरा कहता है हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा। तो ये जो आपस में कंपटीशन है, ये सर्विसेज को बेहतर बनाता है। दूसरा, मुझे लगता है सरकारी फिस्कल लोड जो है उसको कम होता है, क्योंकि जब जब ये बैंक घाटे में जाते हैं तो हम सबको ये मालूम है कि सरकार को इनकी कैपिटलाइजेशन करनी पड़ती है। आप बजट जो लोग ध्यान से सुनते हैं उन्होंने ये बात नोट करी होगी, बजट में 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसी आपको फिगर सुनने को मिलती होगी जो ये कहती है कि बैंक की कैपिटलाइजेशन, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट घाटा खाते खाते बिल्कुल इरोड हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो उसमें फिर से सरकार को पैसा डालना पड़ता है और ये पैसा किसी और का नहीं, हमारे और आपके टैक्सेस द्वारा पैसा कलेक्ट किया हुआ उसका इस्तेमाल होता है। आपको प्राइवेट बैंक्स में जो सर्विस की क्वालिटी मिलेगी, वो सर्विस की क्वालिटी सरकारी बैंक से थोड़ी बेहतर मिलेगी। आपको पर्सनली अटेंड किया जाएगा, लाइन में शायद ना खड़ा रहना पड़े, आपके साथ कोई आके तमीज से बात करेगा, आपको बिठाएगा। जबकि सरकारी बैंकों में आपको अभी भी वही लाइन लगा के, वो ब्रांचेस मेंटेन नहीं है, ये सब बातें आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कोई ये ना सोचे कि मैं प्राइवेट बैंक्स की बहुत मुखालफत कर रहा हूं या प्राइवेट बैंक्स के फेवर में हूं। कोई बैंक का, शायद हमारे दर्शक पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लॉय भी हो, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के दो बहुत बड़े फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि एक तो वो उन सेक्शंस को सर्विस देता है जिन सेक्शंस को प्राइवेट सेक्टर बैंक सर्विस देने का नहीं सोचते, हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहां से उनको मुनाफा वसूली नहीं होती है। पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा नहीं सोचते हैं। और दूसरा फायदा, आप अगर किसी छोटे गांव में चले जाएं, आपको वहां पर एक पीएनबी की, एक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की, कहीं इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच दिख जाएगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। आप अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।